दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कोहबर की शर्त, जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। दोस्तों यह उपन्यास 4 खंडों में है। इस उपन्यास के तीसरे खंड के 7वें भाग तक का वाचन मैं अपने वाचन क्रम के पिछले अंकों में कर चुका हूँ। आइए सुनते हैं उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 8 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। जनेरा की बालें पकने लगी तो रात में सियार और बंदर खेत पर अधिक चोट मारने लगे। रात में अब सोने को कम मिलता, अगुरवाई में जागना अधिक पड़ता था। चंदन ने बाला को मचान पर रोज रोज आने से मना किया। आखिर ऐसे कब तक चलेगा रे? जब तक चलता है चलने दो चंदन। लेकिन कुछ तो लोकलाज। लोकलाज तुम अपनी देखो चंदन, अपनी चिंता मुझको है। मैं तो जब तक खेत नहीं करता मचान पर आऊंगा ही, लेकिन तुझे तो अपने महतारी बाप का डर। हाँ, बाला मुंह बिचका कर बोली, ये मेरा बाप नहीं है चंदन, और न इसको अपनी महतारी ही मानती हूं। क्या? हाँ, इस आदमी की खातिर इस औरत ने मेरे बाप को जहर दे दिया था। इसकी कोख से जन्म लिया तो बाप के बाद मैं बेसहारा जाती कहाँ? फिर ऐसे लोगों से मैं डरूं जो मेरे मन को भाता है, चाहे जैसे हो पाल लेती हूं। दुनिया में कौन किसका होता है? सबको अपने अपने भाग के हिसाब से नाचना पड़ता है। आज 3 साल से तुमको देख रही हूं, लेकिन तुम्हें तो गुंजा के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था। आखिर क्या मिला तुमको? जिसकी चीज थी उसके पास गई और तुम टुकुर टुकुर ताकते ही रह गए। जरूरत से अधिक मुंह बंद रखने से यही होता है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? चंदन ने पूछा। जब तक चलता है चलेगा। जब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होगा बलिहार में रहूंगी। ब्याह कर लेंगे तो मैं भी किसी का हाथ पकड़कर कहीं बस जाऊंगी। माई तो इसी साल के लिए कहती थी, लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक मैं हाँ न करूं कहीं बात मत देना। चक्कर तो अच्छे अच्छे नेटुओं के बेटे मारते हैं चंदन, लेकिन पहले जन्म का इतना लगाव तुम्हारे साथ था तो बाला कहाँ जाती? चाहकर भी चंदन बाला से मिलना जुलना रोक न पाया। यद्यपि इस मिलने जुलने में दोनों बेहद सावधानी बरतते, किंतु बात ओंकार के कान तक पहुंच ही गई। 2-4 दिन तक ओंकार पतियाता रहा। उसके बाद बहुत सोच समझकर उसने गुंजा के आगे बात चलाई। गुंजा को कोई विशेष अचरज न हुआ और न उत्तर में वो ओंकार से कुछ बोली ही। तो ओंकार बोला, कुछ कहती नहीं हो? मेरे कहने न कहने से क्या होगा? घर के मालिक तुम हो, हानि लाभ तुम सोचो। जैसे तुम मर्द बच्चा हो वैसे ही तो वह भी है। देख सुन के सोचता हूं कि अब की लगन में उसका ब्याह कर देना चाहिए। मुझसे पूछते हो जैसे मेरी कोई कुंवारी बहन बची है। ओंकार मुस्कुराते हुए बोला, होती भी तो बिना चंदन की राय के इस घर में न ले आते। उसी समय बाहर से चंदन आ गया। ओंकार ने बात की दिशा बदल दी। गुंजा गेहूं फटकने में लग गई। चंदन के बैठते ही ओंकार ने पके हुए खेतों के कटवाने की बात छेड़ दी। पहले किधर के खेत कटेंगे चंदन? पक तो सभी गए हैं। पश्चिम की बारी वाले पर बानर सियार अधिक चोट मारते हैं। पहले वहीं कटवा दिया जाए। वैसे तुम्हारी मर्जी। हमारी मर्जी की बात नहीं है चंदन। घर गृहस्थी नीमन बाउर कुल खानदान की इज्जत के मालिक तुम हो। जो अच्छा समझो करो। जहां कोई बात समझ में न आए हमसे पूछ लिया करो। किसी चीज की कमी पड़े बता दिया करो। बाहर तो भीतर तुम्हारी भौजाई। मैं तो बस कहने भर को हूं। 2-4 मिनट चुप लगाकर ओंकार फिर कहने लगा, एक बात पूछनी थी। हमसे? चंदन कुछ अचरज से बोला, हाँ, कई जगह से लोग बात चला रहे हैं। अगर कहो तो किसी अच्छे घराने से बातचीत करूं और फिर तुम्हारी ही राय से अगली लगन में तुम्हारा ब्याह हो जाए। अपना ब्याह किया था तो हमसे ही पूछा था, हमारे ब्याह के लिए भी हम ही से पूछोगे? ब्याह तो तुम्हारा ही होना है। पसंद नापसंद तुम्हारी होनी चाहिए, ओंकार ने कहा। अब मेरी पसंद या नापसंद की बात नहीं रही भैया। जहां ले चलोगे चला चलूंगा। ब्याह तो करना ही है। बिना ब्याह के कब तक चलेगा? कहकर चंदन ओंकार की ओर देखने लगा। गुंजा ने फटकना बंद कर दिया था। चंदन की चितवन का सामना ओंकार न कर सका। ओंकार बातचीत के सिलसिले में बाला के संबंधों की ओर इशारा करना चाहता था, किंतु छोटे भाई की करुणा के आगे वह स्वयं ही चित्त हो गया। जो कुछ हमसे हुआ चंदन, ओंकार कहने लगा, अनजाने में हुआ। यह भी मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन क्या करूं? जो हो गया सो हो गया।
मन में उसी एक बात का दुख लिए रहोगे तो आगे के दिन कैसे कटेंगे। तुम दोनों मुझसे छोटे हो, लेकिन पीछे का भूल बिसार के यदि खुश मन से नहीं रहोगे तो मेरे मन की कसक कभी दूर न होगी। अब भी तुम ही हो, मेरे बाद भी तुम्हें ही संभालना है। लेकिन हमारे या तुम्हारे कारण वंश की प्रतिष्ठा पर कोई अंगुली उठाए, यह न तुम सहोगे न मैं सहूंगा। मर्यादा बड़ी कठिनाई से मिलती है, जाते तो देर नहीं लगती। और ओंकार ने उठते हुए कहा, भौजाई से भी बात कर लो, उनकी आंख में कोई लड़की हो तो आपस में राय बात कर लो। गुंजा को जैसे आग छू गई। बलिहार के लोग डाकू होते हैं, डाकू। गुंजा चंदन की ओर देखती हुई बोली, गाजे बाजे के साथ गए थे भौजी, चोरी से नहीं गए थे। चंदन हंसने लगा। ओंकार भी उसी रौ में बाहर निकल गया। ओंकार के निकलने के बाद घर का वातावरण और भी सरल हो गया। गेहूं फटकना बंद कर गुंजा उसकी मिट्टी बिनने लगी। बोने के लिए बीज बना रही थी, इसलिए अधिकतर आंखें आगे धरती पर फैली हुई गेहूं की राशि पर गड़ाए रखनी पड़ती थी। आंगन में बिछी हुई ईंटें उबड़ खाबड़ थी, इसलिए हाथ से गेहूं को इधर उधर करने में सावधानी रखनी पड़ती थी। आगे के गल्ले में से दोनों हाथों से गेहूं अपने पास खींचती हुई गुंजा बोली, तो आजकल किधर के खेत में सोते हो। आज तक कभी गुंजा ने उस ढंग से प्रश्न नहीं किया था। इससे चंदन थोड़ा सा सावधान हुआ और सतर्क हो शरारत भरी आंखों से गुंजा की ओर देखते हुए बोला, क्या कहा। गुंजा चंदन की ओर देखती हुई बोली, आजकल किस खेत में सोते हो। अपने राम के लिए कहीं पलंग से तो है नहीं, जहां मन किया वहीं ढरक गए। तो क्यों नहीं पलंग सेज का इंतजाम करते। इंतजाम तो हो गया है भौजाई, लेकिन सेज तो सूली पर लगी है। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी। ऐसी सेज की जल्दी क्या थी। जल्दी तो मैं जानता हूं, कभी मौका आएगा तो बता दूंगा। बताओ ना। जादू भी इतना तेज था कि देवर बरसाती नदी नाले में डुबकी लगाने लगे। कौन कहे कि देवर के लिए आसपास गंगा जी बह रही है। चंदन व्यंग से बोला, वैसे गंगा जी में खड़े हुए की प्यास अगर नदी नाले के जल से ही बूझे तो क्या करे, कोई प्यासा ही मर जाए। गेहूं बिनते हुए गुंजा के हाथ एकाएक रुक गए। वह अजीब सी चितवन से चंदन को देखने लगी। उत्तर में चंदन वैसे ही देखता रहा। अगल बगल के वातावरण में अनजाने ही जैसे कुछ भरता जा रहा था। किंतु हमने सोचा था चंदन, गुंजा सामने की बड़ेरी की ओर देखती हुई बोली, देह तो अपने काबू में न रही, लेकिन मन तो। जिसकी देह चली जाती है उसका मन भी चला जाता है गुंजा। सब कहने की बातें हैं। जिस देह के कारण भाई भाई पर संदेह करे, उस देह के पीछे मन को बांधे रखने से बाघ मन की रक्षा कैसे होगी। जैसे तपते हुए लाल छड़ से कोई दाग दे। गुंजा तिलबिला उठी। क्या कहा। एक ही रास्ता रह गया था गुंजा, या तो मैं घर छोड़ के चला जाता, सो तुम्हें छोड़कर जाना मेरे बस की बात न थी, और नहीं यहां रहना था तो भैया के मन का संदेह मिटाने के लिए पश्चिम की बारी वाली मचान पर लगातार कुछ दिन तक रात में खेत अगोरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं चाहता था कि भैया इसे जान जाए, कम से कम तुम पर तो किसी प्रकार उनके मन में मैल न आवे। मेरे आगे कोई दूसरा उपाय रह ही नहीं गया था गुंजा। चंदन। गुंजा भीतर ही भीतर तिलमिला गई। कौन जाने, चंदन आहत हो बोला, आगे कभी और क्या क्या भोगना है, लेकिन तुम्हारा मुंह देखता हूं तो मुंह से निकलने वाली बात को कोई हाथ रख के बंद कर देता है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर तुम्हारा ब्याह किसी और गांव में हो गया होता तो क्या होता। थके हारे याद आती है तो मन में फिर भी संतोष होता है कि भौजाई ही बन के सही इस घर में आंखों के सामने तो हो। चुप लगाकर चंदन ने सामने से दृष्टि हटाकर गुंजा की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों की धार बह रही है। आंसू गालों से ढरक कर आगे के आंचल पर टप टप गिरते जा रहे हैं और गेहूं की बिखरी राशि में आंखें गड़ाए क्षितिज में वह कहीं दूर देख रही है। और तुम चाहती हो कि मेरा ब्याह तुम्हारे गांव की सखी सरला से हो जाए। चंदन उसी टूटी रौ में कहने लगा, हमारी तुम्हारी बातें उससे छिपी नहीं है। कल की वो तुम्हारी देवरानी बन के आएगी, 2 दिन बाद घर की मालकिन बनना चाहेगी, खटपट होगी, बाट बटेर का सवाल उठेगा, इस आंगन में बंटवारे की दीवार खींचेगी। तब न तुम रोक पाओगी न मैं। फिर क्या होगा। तो क्या मेरे कारण ब्याह नहीं करोगे।
ब्याह नहीं करूंगा तो इस घर में इस तरह कब तक रह पाऊंगा। लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं, जवार में बहुत सी लड़कियां हैं, किसी भी गांव में मेरा ब्याह हो सकता है। गुंजा वैसे ही बडेरी की ओर ताकने लगी। चुप लगा चंदन गुंजा से कुछ सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। 2-3 मिनट तक कोई भी नहीं बोला तो चंदन ने स्वयं ही मौन तोड़ा। कुछ बोलो। क्या बोलूं चंदन, मैं किस लायक हूं जो बोलूं। ब्याह हुआ था तो यही सोच के मन में संतोष दिया था कि किसी मनचाही लड़की को तुम्हें सौंप दूंगी, देख रेख खुद करूंगी। लेकिन जब से बाला वाली बात सुनी है तो मन में कुछ खौलने सा लगा है। लगता है मेरी धरोहर कोई लेके भाग रहा है। चंदन, न जाने कैसा लगता है। अब अंदाज लगाओ गुंजा कि तुम्हारा ब्याह जब भैया से हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा। तब से आज तक मैं कैसे रहता आया हूं, और आज थोड़ी भूख प्यास लगी तो। नहीं नहीं चंदन, बाला से बोलने को मैं मना नहीं करती। मुर्दे की देह पर 2 मन न 4 मन। यह अपने स्वार्थ की बात थी। बहुत हुआ, मेरे कारण अधिक दुख न भोगो। उपदेश देना तो सबको आता है, लेकिन कभी कभी सोचती हूं तो सब कुछ अपने पर ही आ पड़ता है। क्या आ पड़ता है? यही कि ये सब आखिर मेरे ही कारण तो हुआ या हो रहा है। हमारे या तुम्हारे मन के ताप को तो कोई और न देखेगा चंदन, लेकिन बाला से बोलने बतियाने पर सभी उंगली उठा देंगे। कुल की लाज मर्द औरत दोनों के रखे रहती है। यही सोचती हूं तो मन को बोध नहीं होता। तो ठीक है, तुम्हारे मन को जिससे बोध हो आज से चंदन वही करेगा। लेकिन एकाएक नहीं गुंजा, धीरे धीरे। अब साझ हो गई, जाता हूं। द्वार पर बहुत काम है, भैया हो न हो, कहता हुआ चंदन बाहर निकल गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के 3रे खंड के भाग 8 का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के 3रे खंड के 9वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। जनेरा की कटाई खत्म हो गई। जोनहरी और अरहर खेतों में ही पकने के लिए छोड़ दी गई। जिन खेतों में केवल जनेरा था उन्हें जोत दिया गया। खुटियां उखाड़कर खेत में हाल बनने को छोड़ दिया गया। कुछ दिन ठहर कर दूसरा जोत और ऊपर से हेंगाई। ढेलों के फूट जाने से खेत की माटी चिकनी और मुलायम हो गई। कतकी के लिए खेत तैयार होने लगे। कछार का पानी सोना में उतर गया था। किनारे की धरती सूख कर कुटकुर हो गई थी, जिस पर किनारे किनारे ही चिकनी पगडंडी निकल गई। पैदल आने जाने की राह एकदम खुल गई। पश्चिम की बारी। चंदन के छोटे बड़े 7 खेत पड़ते थे। ओंकार की राय न थी कि इसमें जनेरा बोया जाए, क्योंकि यदि बाढ़ आई तो सारी फसल बह जाती है। फिर खेतों में डाले गए बीज भी डांड पड़ते हैं। किंतु चंदन ने अपनी राय में सब में जनेरा बो दिया था। इस वर्ष बाढ़ न आई। जनेरा की दोहरी तिहरी बालों से खेत लद गए। गांव ऊपर इस वर्ष चंदन के घर जनेरा आया। खेतों में ही ठट्ठा के बोझ बांध बांध कर खड़े कर दिए गए थे। चंदन दूसरे खेतों की जुताई में लगा था। बाढ़ में बहकर आई हुई गंगा जी की चिकनी मिट्टी खेतों को बेहद उपजाऊ बना देती थी। बाढ़ के आने से लोगों को भदई की फसल तो मिल जाती थी, लेकिन रबी के लिए खेती में जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी। हाल बनाने के लिए एक एक खेत को 2-2, 3-3 बार जोतना और हेंगाना पड़ता था। कभी कभी खेतों में दीमक भी लगने लगती थी, इसलिए लोगों को और भी सतर्क रहना पड़ता था। फुर्सत पा चंदन पश्चिम की बारी के खेतों में रखे हुए सूखे टट्टा के बोझ देखने आया तो देखा कि करीब करीब हर बोझ में नीचे से दीमक लग रही है। 2 महीनों की माल गोरुओं की खुराक दीमक बर्बाद कर रही थी। लगभग 150 बोझे यदि हटाए न गए तो देखते देखते पूरी तरह दीमक छाप लेगी। साझ हो चली थी। चंदन बोझ ढोवाने के लिए गांव में आदमी ढूंढने निकला। गांव के सारे बनिहार खेतों की जुताई में लगे थे। चंदन ने ओंकार से कहा। ओंकार चंदन को लेकर स्वयं ही खेत से बोझ ले आने चला। पश्चिम की बारी आया तो बाला का बाप पचीसा अपनी पलानी के आगे बैठकर जनेरा का टटका लावा खा रहा था। आगे आगे ओंकार, पीछे पीछे चंदन, दोनों सिरों पर गमछा का फेटा। कहाँ चले राम लक्ष्मण? बैठे बैठे पचीसा ने पूछा। जहां जाते हैं वहां चलोगे? चंदन ने भाई के पहले ही उत्तर दिया। पचीसा को कब पूछे हो जो उसने इनकार किया है? ऐसी बात क्यों कहते हो चंदन? तो चलो खेत में। जनेरा के बोझों में दीमक लग रही है। भैया की देह में पीड़ा है। गांव में बनिहार मिले नहीं
और खेत के सारे बोझों को दुआर पर आज टलिया देना है। बस चलो, अंगोछे में गांठ बांधते हुए पचीसा बोला। चंदन की बोली सुनकर बाला और उसकी मां पलानी से बाहर निकल आई थी। सुनती है रे? पचीसा ने अपनी मेहरारू को ओर देख कर कहा। चल। और ओंकार के देखते देखते पचीसा, बाला और उसकी महतारी तीनों पास आकर बोले, चलो। आगे ओंकार, पीछे चंदन, पचीसा, बाला और उसकी महतारी। खेत में पहुंचकर चंदन ने ओंकार से कहा कि वह बोझे उठवाता जाए, ढुवाई बाकी लोग करेंगे। सूरज डूब चुका था। 2:30 घड़ी रात जाते जाते खेत में 10-15 बोझे रह गए। इस फेर में जब सबके संग में चंदन लौटा तो बोला, पचीसा क्या है, पसंद करके अपने मजूरी के बोझे छाट लो। जल्दी क्या है बबुआ, 5 इसी में से ले लूंगा, बस 5 हमारी ओर से भी। चंदन 10 बोझे पचीसा के लिए छोड़ देना, अब मैं चलता हूं। ओंकार बोला। इतना खुश हो ओंकार बबुआ, कहो तो एक अरज करूं। अरज? मैं किस अरज के लायक हूं पचीसा? ओंकार बोझ उठाते हुए रुक गया। यही कि कोई खेत पोतऊ पर दे देते तो मेरी गुजर हो जाती। लगान जो कहोगे दे दूंगा, चाहे लगान पर दो या अधिया पर। ओंकार पचीसा की बात सुनकर चुप लगा गया। ऐसी बात की आशा उसने पचीसा से न की थी। पचीसा फिर कहने लगा, दोनों भाई यही हैं, पचीसा की बात रख लो। क्यों चंदन, क्या राय है? ओंकार ने पूछा। राय क्या, घर के मालिक तुम हो, हमसे क्या पूछते हो? बोझा उठा दो, हमें चलने दो, जो मन में आए दय तपाड़ करते रहना। चंदन के सिर पर ओंकार ने बोझा उठा दिया। चंदन जाने लगा तो ओंकार बोला, एक खेत तुझको दूंगा पचीसा, पर कौन खेत दिया जाएगा यह चंदन बताएगा, क्योंकि खेतों का मालिक वही है। उसके राज में मैं दखल नहीं देता। बस बस इतना ही काफी है, तुमने हाँ कर दिया, मुझे इतना ही चाहिए। चंदन जो खेत देंगे ले लूंगा। पचीसा ने बाला के सिर पर बोझ उठाते हुए कहा। बाला के साथ जब उसकी मां भी कुछ आगे निकल गई तो ओंकार बोला, और बाला का ब्याह क्यों नहीं करते? क्या करूं ओंकार भैया, मैं तो बड़े फेर में पड़ गया हूं। दूसरे मर्द की बेटी है, मेरी एक नहीं मानती, कहती है कि दूसरे गांव नहीं जाऊंगी। ब्याह ऐसे से करो जो मेरी पसंद का हो और इसी गांव में आकर बसे। लड़की ऐसी है कि अच्छे अच्छे नेटुओं के बेटे ललचाए हैं, लेकिन इस गांव में वे बसने को तैयार नहीं है, और 2-1 जो तैयार है इसे पसंद नहीं है, इसके लायक हैं भी नहीं। सोचा कि अगर कोई इसके मन लायक यहाँ बसने को तैयार भी हुआ तो यहाँ पेट कैसे भरेगा। इसी से सोचता हूं कि अब खेती का सिलसिला लगा दूं। सुनो, बाला को अब किसी तरह ब्याह ही दो, खर्चे वर्चे की घटती बढ़ती मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन इसकी यहाँ से विदाई कर दो। पचीसा हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस कारण तुम ऐसा कह रहे हो ओंकार भैया, वह मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन जान करके भी मैं चुप लगा गया कि बड़े घर की बात है, हो हल्ला करने से दोनों की बदनामी होती है। चंदन बबुआ की शादी हो जाएगी तो वह अपनी ही गृहस्थी में सना जाएंगे, फिर अपने आप ही ठीक ठाक हो जाएगा। यह तो नई उम्र का मामला है, समय के साथ सब दब दबा जाता है। द्वार पर बोझ रख बाला, चंदन और बाला की महतारी पास पहुंच रहे थे। बात वहीं रोक कर पचीसा बोला, तुम्हारी शरण में हूं ओंकार बबुआ, जैसे कहोगे चलूंगा। चंदन पास आ गया तो ओंकार बोला, अच्छा मैं तो अब चलूं चंदन, 10 बोझे पचीसा अपने लिए उठा ले जाएगा, बाकी ये लोग ढो ही लेंगे, बस 8-10 और हैं। चलो, बहुत काम निपट गया। और जाते जाते बोला, जो मन करे वह खेत पचीसा को दे देना, कल से हल चलवाने को कह रहा था। ऐसी कौन सी शायद बीत रही है, कल द्वार पर पचीसा को बुला लो, ठिकाने से बैठकर लगान तय करके खेत देंगे, कि कोई लड़कों का खिलवाड़ है? चंदन ने कहा। पचीसा ठठाकर हंस पड़ा। बाला की महतारी बोली, बाप रे, ये तो भाई को बुद्धि सिखाते हैं, देखने में छोटी उम्र के लगते हैं। ओंकार मुस्कुराते हुए बोला, इतना जो अनाज देखती हो बाला की महतारी, सब इसी चंदन के कारण है। मैं तो कुछ जानता ही नहीं, घर की इज्जत आबरू सब इसी के कारण मिली है। मुझसे 5 जौ आगे है, घर का असली मलकार तो यही है। इसकी इच्छा के आगे मैं नहीं बोलता, होगा वही जो ये चाहेगा। तो पचीसा कल सवेरे द्वार पर आ जाना। ओंकार घर चला गया। बाला, बाला की महतारी और पचीसा के सिर पर चंदन बोझे उठवाने लगा। चंदन ने बोझे गिने तो अभी 12 बचे थे।
4 फेरे की ढुआई। इतनी देर में बाला से चंदन एक बार भी नहीं बोला। बाला भीतर ही भीतर कसमसा कर रह जाती थी। महतारी बाप बोझे ढोते समय कभी आगे पीछे हो जाते तो बाला चंदन के पास सरक जाती, बगल में चलने लगती, लेकिन चंदन कुछ न बोलता। बाला मौका ढूंढ रही थी। चंदन ने बाला की महतारी के सिर पर बोझा उठाया, फिर पचीसा के, तो वह बाला के सिर पर उठवाने चला। बाला पहले से ही अपने सिर पर ले जाने के लिए एक बोझा झुककर आगे पीछे डगरा रही थी। चंदन ने बाला की मदद से बोझ सिर पर उठवाया। दोनों के हाथ छोड़ने के पहले ही बाला ने बोझे की गुरही धीरे से खींच दी। बोझ खुल गया। जनेरा का बोझ आधा चंदन आधा बाला की देह पर गिरकर खेत में फैल गया। यही बोझ बांधे हो कि बाला का हाथ लगते ही भरा गया। मुस्कुराती हुई बाला चंदन से बोली, तेरा बोझ मेरे मन का नहीं। अब ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? अब कतराओगे तो प्राण दे दूंगी। बड़ी भारी बेवकूफ लड़की है। चंदन बिखरे बोझ को बटरते हुए बोला। तनिक भी बदनामी से नहीं डरती? लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिसको देखना सुनना था देख सुन लिया। अब बदनामी फदनामी से बाला नहीं डरती। ब्याह करके जब मेहरारू घर में लाओगे और अपने हाथों उसकी बाह पर गोदना गोद लूंगी तो मन को संतोष हो जाएगा। फिर तुमसे नहीं बोलूंगी चंदन, लेकिन तब तक दुख मत दो, मुझसे सहा नहीं जाता। खिली हुई चांदनी में बाला और भी खिल रही थी। बगल के खेत से हरी घास की महक आ रही थी। जुनरी के कच्चे दानों के बड़े बड़े गुच्छे भार से लटक रहे थे। झिंगुरों की लगातार आवाजों के अलावा एकदम सुनसान था, पूरी शांति। गोरे मुंह पर पड़ती हुई चांदनी में बाला की सुगठित देह और बड़ी बड़ी आंखें चंदन देखता ही रह गया। चंदन ने बोझ उठवाया। बाएं हाथ से सिर पर बोझ साध, दाहिने हाथ से आगे की फूफती पकड़कर बाला दुल्की चाल से चंदन के द्वार की ओर चली। चंदन ताकता रह गया। आंखों की ओट हो गई तो उसने एक बंधे हुए बोझ पर बैठकर सूनेपन को भेदने वाली झिंगुरों की आवाज पर कान लगाकर न जाने कहां पहुंच गया। पचीसा अपनी औरत के साथ पलटा तो चंदन ने कहा, अब कहो तो द्वार पर चलूं पचीसा? एक फेरे की बात और है, आपस में उठवा के पहुंचा देना। हाँ हाँ जाओ। अब तो बोझे लगभग चूक चुके। चंदन द्वार पर पहुंचा तो ओंकार घर से खाना खाकर बहुत पहले ही लौट आया था। सामने के पकवा इनार पर साज को नहाने वालों की भीड़ छट गई थी। बैल खा पीकर चरण से हटकर परती में बैठ पगुरी कर रहे थे। लगभग 2.5 घड़ी रात बीत चुकी थी। ओंकार चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे चौकी पर बैठा हुआ था। नहाना मत चंदन, गर्म सर्द हो जाएगा, ओंकार ने कहा। सारी देह चुनचुना रही है, बिना नहाए नींद कैसे आएगी? तब थोड़ा सुस्ता लो। तुम्हारी राह देखते देखते बिना खाए ही रामू सो गया है। लगभग आधे घंटे बाद नहा धोकर चंदन घर पहुंचा तो देखा चूल्हे से थोड़ा सा हटकर दीवार से पीठ टेके प्रतीक्षा में गुंजा बैठी है। बड़ी देर कर दी? हाँ, आज बोझे ढोआ ही देने थे, सोचा निपटा के ही चलूं। सुना बाला का परिवार जुटा था। देवरानी से क्या बातचीत हुई? गुंजा हंसने लगी। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। बिना कुछ बोले क्षण भर वैसे ही खड़ा रहा तो चूल्हे के पास बैठती हुई गुंजा ने बगल में चंदन को बैठने के लिए पीढ़ा सरका दिया। बैठो। और चूल्हे में लकड़ी डाल उसे फूंक मार सुलगाने लगी। आग जब लहक गई तो तवा रखती हुई बोली, क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो? चंदन की जिंदगी में चुप्पी के अलावा और कुछ नहीं है गुंजा। भूख लगी है, रोटी दो। गुंजा रोटी सेकने लगी। चंदन चुपचाप खाने लगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 9 का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के तीसरे खंड के 10वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। घर के खाने भर को रख लेने के बाद चंदन ने 500 रुपए का जनेरा बेचा। रामगढ़ के 3 बनिए आकर तौला ले गए। जिस दिन अनाज बिका उसी दिन ओंकार किसी मुकदमे की तारीख में बलिया गया था। 500 रुपए जब चंदन ने गुंजा के हाथ में रखे तो वह बोली, यह क्या? जनेरा बिका है तो मैं क्या करूं? अपने पास रख लो। नहीं नहीं, भैया आवे तो उन्हीं को दे देना। वैसे तुम ही क्यों नहीं रखते? हमारे पास मेहरारू लड़के कहाँ हैं जिनके लिए रुपया रखूं? रुपया पैसा माया है और साधु संत को माया से दूर रहना चाहिए। चंदन चुप लगा मुस्कुराती चितवन से गुंजा को ताकने लगा।
गुंजा के चेहरे में कृत्रिम तनाव आ गया। 100 चूहा खा के बिलार बनी भगतेन, वाह रे साधु संत। हंसते हुए चंदन ने गुंजा का आंचल पकड़कर फैलाया और रुपयों की गड्डी उसमें डालकर बोला, यह चंदन की कमाई है। जब तक कोई बांटने वाली नहीं आती तब तक इस पर तुम्हारा हक है। और आंचल का एक छोर मोड़कर गुंजा का हाथ खींचकर उसे थमाते हुए बोला, यह मत कहना कि चंदन ने तुमको कभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, जो दिया सो ले लिया। अभी भी क्या? जब तक जीऊंगी चंदन तुमसे लेते ही रहूंगी। अब हमारी तरफ से इन रुपयों को ले लो और ददरी के मेले से एक भैंस खरीद लाओ, बढ़िया जमुना परी। गाय तो घर में है ही, दूध पूरा नहीं पड़ता क्या? नहीं, दूध भी पूरा नहीं पड़ता। गाय का दूध रामू के लिए रहेगा, बाकी लोग भैंस का पिएंगे। घी तो खरीदना पड़ता है। भैंस आ जाएगी तो घर में ही घी दूध दही सबका सुख हो जाएगा। लेकिन भैया, भैया ही तो कह रहे थे। उन्होंने ही कह दिया कि चंदन से पूछ के तय कर लेना। बलिया से लौटते हैं तो संग में चले जाओ और मनपसंद दुधारू जमुना परी ले आओ। चंदन कुछ देर तक सोचता रहा। इसमें सोचने की कुछ बात नहीं, कभी कभी हमारी बात भी मान लिया करो। कभी कभी ही, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे ही कभी कभी का ढंग तुमको पहले क्यों नहीं आया? कतकी की बुआई में चंदन तन मन की सूती भूल गया। बाहर चंदन, भीतर गुंजा और बीच में ओंकार दोनों को संभालने वाला। गेहूं, जौ, चना, मटर, उड़द इत्यादि के बीज बनाने के लिए सूप चलाने के कारण रोज सांझ को गुंजा की बाहें फटने लगती। सुबह शाम रसोई तनहा देह गुंजा तड़फड़ा कर रह गई। चंदन ने पचीसा को उसका मनचाहा खेत दे दिया। पचीसा पालतू कुत्ता बन गया। ओंकार ने कुछ रुपए दे उसे बैल खरीदवा दिए। चंदन के पास 20 बीघे खेत थे। पहले वह 10 बीघे बोता था। 5-7 बीघे लगान पर बंदोबस्त करके बाकी खेत प्रत्येक वर्ष हाल बनाने के लिए परती छोड़ दिया जाता था। इस साल पचीसा का सहारा मिला तो लगान पर बंदोबस्त होने वाले खेत भी ओंकार की राय से चंदन ने बो दिए। पचीसा एक पैर पर खड़ा रहने लगा तो चंदन ने 2 बीघे खेत और उसे अधिया पर दे दिए। बुआई समाप्त हुई तो लगा बेटी की बारात विदा हो गई। घर के लोग चंदन, ओंकार, गुंजा जोड़ जोड़ से टूट गए, यंग अंग से छितरा गए, थक कर चकनाचूर। बैलों की गर्दनों पर रोज सांझ को हरवाही से लौटने के बाद पिसी हुई हल्दी और कड़ुआ तेल छाप दिया जाता तो भी सूजन दबने में 15 दिन लग गए। बुआई के बाद भी चंदन, ओंकार बैलों की गर्दनें गर्म पानी से धोकर उन पर पिसी हुई हल्दी और कड़ुआ तेल छापते रहे। भृगु क्षेत्र में दरदर मुनि के नाम पर कार्तिक की पूर्णिमा से आरंभ होकर 15 दिन तक लगने वाले मेले की प्रतीक्षा जवार कर रहा था। बुआई प्रायः समाप्त हो गई थी। स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा में कुछ लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए थे कि अगर यह नक्षत्र बरस गया तो बुआई हो जाएगी, क्योंकि इसके बरसने के बाद बुआई करने पर खेतों में अनाज कुछ अधिक उपजता था। चंदन के घर तैयारी हो रही थी मेले से भैंस खरीदने की। पूर्णिमा के दिन ओंकार ने पचीसा को साथ चलने के लिए पहले से ही कह रखा था। पचीसा पुराना नेटुआ था, भैंसों की अच्छी पहचान करता था। चतुर्दशी की सांझ को ही ओंकार, पचीसा और चंदन रेलगाड़ी से बलिया चले गए। 15 दिन तक टिकने वाले मेले की भीड़ अपार थी। हर दिशा से लोग आ रहे थे। हाथी को छोड़कर सभी जानवर इस मेले में बिकते हैं। लकड़ी के सामान, चौखट, दरवाजे, कपड़े, जूते, लोहे के बॉक्स इत्यादि की बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं। गंगा के तट पर लगने वाले इस मेले में 15-15 कोसों से औरत मर्द उमड़ पड़ते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को गंगा में स्नान, दिन भर मेले की घुमाई और खरीदारी, फिर रात को या दूसरे दिन घर को वापसी। पहले 4-5 दिन जानवरों की खरीद बिक्री में बड़ी भीड़ रहती है। सवेरे गंगा जी में नहा धोकर चंदन, ओंकार और पचीसा ने तय किया कि पहले भैंस खरीदी जाएगी। लोग भैंसों के बाजार में घुसे। एक से एक बढ़िया नस्ल की भैंसें, गोल मुड़े हुए सींगों में तेल पुता हुआ, गर्दन में कौड़ियों की माला और घंटियां टुनटुनाती हुई 5-7 लंबी लंबी कतारों में खड़ी थीं। हर भैंस के आगे अपनी मोटर गठरी के साथ बेचने वाले, आगे आगे पचीसा, पीछे पीछे ओंकार और चंदन भैंस पसंद करने लगे। कुछ देर बाद एक भैंस पसंद आई। पहले बियान की बातचीत के बाद पचीसा स्वयं दुहने बैठ गया। हल्के मुलायम हाथ पर ही भैंस थन से दूध फेंकने लगी। जैसे जैसे सौदा तय हुआ, पचीसा ने खुशी से हाथ हिलाया। पचीसा परड़ू को आगे ठेलने लगा। चंदन भैंस हाँकने लगा। लोग पैदल गांव की ओर बढ़े।
दिन भर की राह थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के तीसरे खंड के 10वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के तीसरे खंड के 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दूसरे दिन सवेरे 2 घड़ी दिन चढ़ने पर द्वार पर पचीसा आया। चंदन पालानी में से रात का गोबर उठा रहा था। बाहर धूप में ओंकार दतुवन कर रहा था। बगल में कौड़ा खाली पड़ा था। पास की लकड़ी से कौड़ा की दबी आग इधर उधर करता हुआ पचीसा वहीं बैठकर हाथ सेकने लगा। क्या है पचीसा? ओंकार ने दांतों पर दतुवन चलाते हुए पूछा। आज 3 दिन से बाला को कस के बुखार चढ़ा है, अकबक कर रही है। खरहर चलाते हुए चंदन के हाथ एकाएक रुक गए। वह पचीसा की बात सुनने लगा। तो ओंकार ने पूछा। तो चाहता था कि चौबे छपरा जाके वैद्य जी से कुछ दवाई ले आता। जाओ तो ले आओ, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन मैं तो चाहता था कि अगर आकर वह देख भी लेते तो उसकी महतारी को संतोष आ जाता। कल से मुंह उदास किए है, लेकिन हाथ में तो कुछ नहीं है। जाऊं तो क्या लेकर? तो ऐसे साफ क्यों नहीं कहते कि रुपए चाहिए? कितने चाहिए? अभी 10 दो। ठीक है, मैं रुपए दे देता हूँ, दवाई जाकर ले आओ। वैद्य जी से कह दोगे तो वह आ भी जाएंगे। आओ चलो, घर चल रहा हूँ, वहीं रुपए ले लेना। ओंकार के पीछे पीछे पचीसा घर चला तो चंदन के मन में कुछ छटपटाहट सी होने लगी। आंखों के सामने बार बार बाला ही आ जाती थी। रह रह कर ध्यान पश्चिम की बारी को चला जाता था। बहुत चाहा कि काम में मन लगाए, लेकिन मन बेकाबू हो गया। चरण पर से गुरुओं को हटाकर अलग धूप में बांधा, फिर पकवा इनार के पत्थर पर गड़ासी की धार तेज करने लगा। ओंकार जलपान करके घर से लौट आया। आते ही चंदन पर बिगड़ा। आज दतुवन कुल्ला नहीं होगा क्या? बेर सबेर का कुछ ध्यान है? गड़ासी पिजोने की कौन जल्दी है? उठो, दतुवन करके घर जाओ। ओंकार ने चंदन के हाथ से गड़ासी ले ली। पलानी में दतुवन खोज दिया है, जाके ले लो। रामू से थोड़ा तेल भिजवा देना, आज घाम में तेल लगाने को मन करता है। मुंह धोकर जलपान करने चंदन जब घर पहुंचा तो गुंजा मुस्कुराने लगी। तुम्हारी बुलाहट है। कहाँ? चंदन भेद भरी चितवन से बोला। बस समझ लो। अरे बताओ भी तो। लो, पहले जलपान कर लो तो बताती हूँ। गुंजा चंदन के आगे एक कटोरी में तीसी के 2 लड्डू रखती हुई बोली। ऊँट के मुंह में जीरा है, इतने से क्या होगा? सब एक ही दिन में खत्म कर दोगे क्या? तो ले जाओ, यह भी खाली एक लोटा जल ही दे दो, जलपान हो जाएगा। गुंजा बिगड़ गई। तुम तो हैरान करके रख देते हो। एक दिन अगर सवेरे कुछ खाने को न मिले तो मेरी आफत कर दोगे, और घर में कुछ बनाऊंगी तो भस्मासुर की तरह एक ही दिन में चट करने के फेर में। हमको क्या, मैं सब ले आके रख देती हूँ। गुंजा झमक कर मुड़ी तो चंदन ने लपक कर उसका आंचल पकड़ लिया। जरा सी बात पर खिसिया जाती हो। आंचल अपनी सास का पकड़ना। गुंजा मुस्कुराती हुई बोली। एक लड्डू मुंह में रखते हुए चंदन बोला। एक और ला दो। भीतर से 2 और लड्डू लाकर कटोरी में रखती हुई गुंजा बोली। देवरानी बीमार है, देखने गए कि नहीं? बक बक न किया करो, चंदन खाते हुए बोला। हंसी नहीं करती। पचीसा 10 रुपए ले गया है, भैया से पूछ लेना। ले गए होंगे। रामू से कड़ुआ तेल भिजवा दो, भैया ने मांगा है। मैं एक काम से जा रहा हूँ। और घर से बाहर निकल पहले तो चंदन खंड की ओर बढ़ा, फिर वापस मुड़कर दूसरी गली पकड़ ली। राह में 1-2 जगह रुक कर पश्चिम की बारी की ओर बढ़ा। गढ़ा पार किया, शिवाला डाक गया, फिर बगीचे में। दूर से ही देखा बाला की महतारी मड़ई के आगे आंगन में बैठी हुई है। पास पहुंचते पहुंचते वह उठकर भीतर चली गई। आंगन में खड़े हो चंदन ने पचीसा का नाम पुकारा तो बाला की महतारी बाहर निकली। बाला को क्या हुआ है? भले आ गए। ऐसा तेज बुखार चढ़ा है कि उसे सुधी भी नहीं है। बस कभी कभी तुम्हारा नाम दोहरा देती है। आओ न, जरा भीतर चल के देख लो। चंदन भीतर पहुंचा तो बाला चादर से मुंह तोप कर चित लेटी थी। महतारी ने द्वार पर से ही आवाज लगाई। मुंह खोल रही, चंदन आए हैं। चंदन का नाम सुनते ही मुंह पर से बाला ने चादर हटा दी। गोरा चेहरा तमतमाया हुआ, एकदम लाल, बड़ी बड़ी आंखों में खींचे हुए डोरे, अस्त व्यस्त बाल। बाला कुछ बोली नहीं, चंदन का मुंह निहारती रही। ज्वर से तपते हुए चेहरे में पल भर को चैन आ गया। चंदन ने झुककर उसका मुंह देखा और पूछा। तुम्हारे गाल पर दाने कैसे हैं? दाने? दाने कैसे होंगे कुछ? बाला बोली। चंदन ने उसकी मां को बुलाया। मुंह पर दाने का नाम सुन जैसे उसे झटका लगा। वह गौर से बाला का मुंह देखने लगी। गाल, ललाट, गर्दन पर छोटे छोटे दाने। चंदन, बाहर निकलो,
इसे माता निकली है। इसका बाप मिले तो मना कर देना कि दवा के लिए न जाए। वह तो रुपए लेकर चले गए। चंदन बाहर निकल आया। मन में भय भर गया, लेकिन चुपचाप वह द्वार पर चला आया। दूसरे दिन पचीसा से ही जाना कि बाला को बड़ी माता निकली है। बहुत जोर का चढ़ाव है, रोम रोम में दाने निकल आए हैं। चंदन न जाने क्या क्या सोचता रहा। रह रहकर बाला की बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुंह, घुघराले बाल और बगुले की पाखी सी धप धप सफेद साड़ी याद आती तो कभी ज्वर में डूबा हुआ लाल तमतमाया चेहरा, गाल और ललाट पर माता के बड़े बड़े दाने। अब न जाने क्या हाल होगा। चंदन अपने को किसी काम में जबरदस्ती लगा देता। बीमारी बाला के घर ही तक न रही, गांव में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी। माता का प्रकोप बढ़ने लगा। गांव भय से कांप उठा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के 11वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के तीसरे खंड के आखिरी भाग माने 12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। पूस का जाड़ा शुरू हुआ था, किंतु जाड़े की गुलाबी धूप में एक अजीब सी उदासी छाई रहती। जामुन वाली परती में लोग जुटते, किंतु डरे हुए। पता नहीं कब किसके घर में माता प्रवेश कर जाए। अब तक लगभग 10 घर पकड़ में आ गए थे। सरेह की फसलें तेजी के साथ बढ़ रही थी, किंतु दिन में सरेह घूमने की जगह लोग माता की पूजा करने में लगे थे। 10-12 दिन तक लोग आशंका में डूबे रहे। अचानक भोर में खबर फैली कि खिलावन कुर्मी का 10 साल का बेटा मर गया। लोग थरथरा गए। उत्तर टोल में जो आग फैली तो बस चारों ओर दहकने लगी। रोज लोग इसी शंका में कान लगाए रहते कि किस टोल में किसके मरने की खबर मिलती है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई मर जाता। 20-25 दिन के भीतर गांव के छोटे बड़े 15 आदमी मर गए। लोगों के रुदन और चित्कार से बाजार में भी हाहाकार मच गया। गली गली में सूनापन, घर घर के ऊपर मौत की छाया मंडराने लगी। सारा का सारा गांव भयानक दुख और अवसाद में डूब गया। सबके चेहरे भय और शोक से डर कर उतर गए। चंदन घर पहुंचा तो देखा ओंकार रजाई ओढ़कर लेटा हुआ है और सिरहाने पीढ़े पर बैठकर गुंजा उसके सिर में तेल लगा रही है। ओंकार ने सवेरे देह कपार में दर्द की बात की थी। उसे लेटा देख चंदन का मन कपकपा गया। दर्द कैसा है? दर्द तो कहते हैं वैसा ही है, पर माथे की नसें तनी हुई हैं। तुम भी जरा छू के देखो ना। मुझको इनकी देह गर्म लगती है। क्या? चंदन ने कुछ डर कर भाई के ललाट पर हाथ रखा। इनकी देह तो गर्म है। चंदन और गुंजा दोनों ने एक दूसरे को देखा। ओंकार करवट घूमकर बोला, दोनों पैर फट रहे हैं चंदन। रजाई के ऊपर से जरा कड़े हाथों दबा दे। नहीं नहीं, देह गर्म लगती है। ऐसी हालत में उसे दबवाना नहीं चाहिए। सिर में तेल भी न लगवाओ। फिर गुंजा की ओर ताक कर बोला, रहने दो, अब तेल न लगाओ। इनको सो जाने दो, शरीर में ठंडक लग गई है। लाओ, हाथ धो के दूध की बाल्टियां दे दो। गुंजा ने तेल की प्याली ताक पर रख दी और हाथ धोकर चंदन को बाल्टियां थमाती हुई बोली, बाहर रामू मिले तो भेज देना और दूध लेके जरा जल्दी आ जाना। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही, तुम आ जाना। चंदन बाल्टियां लेकर बाहर तो निकला, लेकिन मन में कोई शंका भर गई थी। भाई की गर्म देह के कारण मन में एक अजीब सी अनचाहा जैसे डर भरता जा रहा था। उसे बाला का तमतमाया हुआ ज्वर से तप्त चेहरा याद आया और वह जल्दी जल्दी द्वार की ओर डग बढ़ाने लगा। 3 दिन तक ओंकार ज्वर से तप्त पड़ा रहा। आग में तपाए हुए लोहे की तरह देह तपती रही। चंदन और गुंजा दोनों के मन में भीतर भीतर एक दहशत भर गई थी, किंतु कोई भी एक दूसरे से कुछ न कहता था। दोनों एक दूसरे की उदास और उत्साहहीन आंखें देखते रह जाते। अगल बगल की बूढ़ी औरतें ओंकार को देख गई थी। ज्वर के लक्षण ठीक नहीं थे। सभी चौथे पांचवें दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। घर में एकदम सूनापन भर गया था। घर की एक एक चीज सरिया कर रखने वाली गुंजा अपने तन मन की सुधि भूल गई थी। जो चीज जहां पड़ी थी वही पड़ी रह गई। चौथे दिन देह में चेचक के दाने दिखाई पड़ गए। गुंजा कांप गई। बड़ी बूढ़ी औरतों ने जैसे बताया, गुंजा पति की सेवा में जुट गई। दोनों समय नहा धोकर ओंकार की खटिया के नीचे की धरती हाथों से लीप ली, छाक देती, धूप जलाती, घुटनों के बल बैठ असीम प्रार्थना से लिपी धरती पर नाक धरती और तब चारपाई की बगल में धरती पर बैठकर माता की पूजा और प्रार्थना के गीत गाने लगती। निमिया के डार मैया लावे ली हिंडोलवा की झूमी झूमी ना। इस अकेले कंठ की पुकार में
इतनी विनय और दीनता होती कि घर का कोना कोना जैसे साथ देने लगता। घर के जरूरी कामों को जल्दी जल्दी निपटा धुली हुई साड़ी पहनकर गुंजा बगल में बैठकर पति के मुंह पर आंखें गड़ा प्रार्थना के गीत फिर गाने लगती। और चंदन था जो दिन भर घर और दुआर के बीच जैसे दौड़ा करता, घंटे घंटे भर भाई को देख जाता। सवेरे ताजी पत्तियों से भरा हुआ नीम का छराहा तोड़ता और भाई के सिरहाने स्वयं रखता। दोपहर को फिर नीम के पेड़ पर चढ़ता और ताजा छरका तोड़ लाता। सवेरे का रखा हुआ छरका मुरझाने न पाए कि उसे बदल दिया। जब देखो तो खाट के पास खिली हुई नीम की पत्तियों वाला टटका छरका रखा हुआ है, किंतु देह पर की गोटियां बढ़ती ही गई। दूसरे हफ्ते में सारी देह चेचक के बड़े बड़े दानों से भर गई। हाथ मुंह पैर में सुई की नोक के बराबर खाली जगह न बची। दानों की भीषण गर्मी से ओंकार छटपटाने लगा। दाने पकने शुरू हो गए तो उनकी टवकन से बेचैनी और छटपटाहट होने लगी। कोई चारा नहीं, कोई बस नहीं। चारपाई की एक ओर गुंजा और दूसरी ओर चंदन बैठ जाता। गुंजा दिन रात बस माता की पूजा के ही गीत गाती रहती। चंदन भाई को पंखा झलता रहता, उदास कभी कभी रो पड़ने वाली गुंजा को समझाता रहता, बोलता रहता। अगल बगल की बूढ़ी औरतों ने भी आना जाना कम कर दिया था, जिससे गुंजा अपने को और भी असहाय समझने लगी थी। ओंकार की हालत गिरने लगी। वह रह रहकर बकने लगा। सोनी रात में रह रहकर चिल्ला पड़ता। कभी कभी उठकर बैठ जाता, रोने लगता। घर में अकेली असहाय गुंजा डर से कांप जाती। चंदन माल गुरुओं को अगोरने के लिए रात में द्वार पर रहता, लेकिन गुंजा ने अब उसे घर पर ही रहने को कहा। जानवरों की देखरेख के लिए चंदन ने रात में पचीसा को द्वार पर रख दिया। रात में चंदन भी घर पर रहने लगा तो गुंजा की जान में जान आई, किंतु गुंजा की प्रार्थना और पूजा गीत का कोई फल न मिला। बीमार पड़ने से ठीक 14वीं रात को ओंकार बुरी तरह छटपटाने लगा। कराह में इतनी पीड़ा थी कि घर आंगन का कोना कोना भयानक हो गया। आधी रात से भोर तक ओंकार छटपटाता और कराहता रहा। भोर होते होते सारी कराहट और छटपटाहट बंद हो गई। गले से लंबी लंबी हिचकियां आने लगीं। 1 2 4 गिनकर कुल 25 हिचकियों के बाद सब कुछ समाप्त। देह एकदम अकड़ गई। बलिहार के उस भोर में गुंजा का अंतर्नाद गूंजा। चंदन की चित्कार ने पास पड़ोस के लोगों को जगा दिया। मौत के उस भयानक सन्नाटे को गुंजा का विलाप भेदने लगा। देखते देखते आंगन लोगों से भर गया। कोई गुंजा को पकड़ता, कोई चंदन को संभालता। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के तीसरे खंड के 12वें भाग का वाचन। यहीं पर तीसरा खंड समाप्त होता है। दोस्तों, अगले भाग में मैं इस उपन्यास के आखिरी खंड को लेकर उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।